हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी IQ प्रीमियम में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लेने वाले हैं हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट। हम हिस्ट्री की क्लासें अब रेगुलर चलाने वाले हैं आपके लिए। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ये सारी PDF आपको प्राप्त होती रहेंगी, क्लास जितनी भी हम कराते रहेंगे, ठीक है। तो इनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सेशन कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताना। और इतिहास की ये हम फर्स्ट क्लास लेने वाले हैं और आगे रेगुलर आपकी क्लासें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को किन नामों से जाना जाता है। तो जो आपके प्राचीन महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को किन नामों से जाना जाता था प्राचीन समय में, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा भारतवर्ष और भरतों का देश, ठीक है। तो इस नाम से, इन दोनों नामों से इसको जाना जाता था। भारतवर्ष को सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम था भारतवर्ष, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारतवर्ष, ठीक है। आगे की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मध्यकाल में भारत को किस नाम से जाने लगा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे थोड़ा जाना जाने लगा है, ये होना चाहिए था। तो देखिए मध्यकाल में भारत को किस नाम से जाना जाने लगा था, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हिंदुस्तान। जो आपका भारत था, इसको मध्यकाल में भारत को जो जानने लगे थे, हिंदुस्तान के नाम से लोग जानने लगे थे, ठीक है। राइट आंसर इसका हिंदुस्तान होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित करती है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा विंध्य पर्वत की श्रृंखला। जो विंध्य पर्वत की श्रृंखला है, ये जो है भारत को आपके उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। राइट आंसर आपका विंध्य की पर्वत श्रृंखला होगा, ठीक है। चलेंगे आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। जो आपका भारतीय इतिहास है, इसको कितने भागों में आपको बांटा गया है, ऑप्शन आपसे पूछ रहा है। देखिए आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 3 भागों में, ठीक है। आप अगर इसमें हम कई क्वेश्चनों को कवर कर देंगे एक ही क्वेश्चन में। देखिए भारत इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसमें दे रखा है 3 भागों में, ठीक है। और इसके भाग देख लेते हैं कौन कौन से भागों में ये बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। ये जो हमारा इतिहास जो है इन तीनों में विभाजित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किससे जाता है। तो जो बांटा था सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में, तो किसको जाता है उसका श्रेय, जिसने यह बांटा था। तो देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे, उत्तर है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेल्सियस। जो क्रिस्टोफ सेल्सियस थे, इन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटने का कार्य किया था सबसे पहले, ठीक है। याद रखेंगे ये जर्मन इतिहासकार थे और इनका नाम था क्रिस्टोफ सेल्सियस, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं छूटने वाला है, सभी क्वेश्चन हम रेगुलर लेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका पेपर से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। यहाँ से सभी जो पेपर है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो क्वेश्चन है, हम सभी को कवर करते चलेंगे, ठीक है। रेगुलर आप क्लास में बने रहें। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी देने वाली स्रोत कौन सा है। जो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी देने वाला स्रोत कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है 4 स्रोत हैं। देखिए ऑप्शन में दे रखा है आंसर में 4, और ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए एक होता है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, जो अपने खुदाई में हमको प्राप्त होते हैं उससे संबंधित, ठीक है। तो ये 4 प्रकार होते हैं जो कि भारतीय इतिहास या किसी भी इतिहास के जानने के लिए स्रोत आपके ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप कौन कौन से, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सी है। तो कौन सी है भारत की सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ, राइट आंसर देखेंगे
वेद, ठीक है, वेद है इसका नाम, ग्रंथ का नाम है वेद, जो कि वेद हैं, ये कई प्रकार की वेद बुक लिखी गई हैं वेदों में। तो देखिए इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है वेद, ठीक है, इनके रचयिता आप देखेंगे वेद व्यास, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो महर्षि वेद व्यास हैं इसके रचयिता कौन है वेद के, तो देखिए महर्षि वेद व्यास इनके रचयिता हैं वेद के, ठीक है। भारत में सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ इनको माना जाता है, ये सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ इनको माना जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय परंपरा में कुल वेदों की कितनी संख्या है, तो कितनी है कुल वेदों की संख्या, देखिए 4 दे रखी है इसमें, राइट आंसर में 4 है वेदों की कुल संख्या। देखिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, ये 4 वेद हैं जो कि आपके सामने हैं आंसर में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे नोट में दे रखा है इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार बना है एग्जामों में कि संहिता किसे कहा जाता है, ठीक है, जो चारों वेदों के नाम है इन वेदों के नामों को ही संहिता आपको कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद किनके द्वारा रचित है, जो आपका ऋग्वेद है ये किनके द्वारा रचित है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा विश्वामित्र द्वारा, ठीक है, जो ऋग्वेद है आपका विश्वामित्र द्वारा रचित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या उल्लेख है, तो तीसरे मंडल में क्या उल्लेख है जो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, ठीक है, गायत्री मंत्र इसमें उल्लेखित है जो कि आपके सूर्य देवता को समर्पित है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, ठीक है, तीसरा मंडल में ये उल्लेखित है आपके विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद में, ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेख है, जो आपका ऋग्वेद का 9वां मंडल है इसमें क्या उल्लेख है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा देवता सोम का उल्लेख, ठीक है, जो सोम देवता थे इनका उल्लेख है आपके ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचना को क्या कहा जाता है, ठीक है, जो आपकी हस्तलिखित रचना है 8वें मंडल में इनको क्या कहा गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा खिल, ठीक है, इसको जो है जाना जाता है खिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग्वेद में समाज को कितनी जाति वर्गों में बांटा गया है, तो देखेंगे कितने समाज और के जाति वर्गों में इसको बांटा गया है। देखिए 4 प्रकार के बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इससे कई बार एग्जामों में क्वेश्चन बनता है तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए इसके देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये बांटा गया है। देखिए ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुए हैं और वैश्य जांघाओं से पैदा हुए हैं, जांघों से, और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। ये कई बार एग्जामों में यहाँ से पूछा गया है कि क्षत्रिय कहाँ से जन्मा हुआ है, वैश्य कहाँ से जन्मा हुआ है, तो इनके बारे में आप जरूर याद रखेंगे। ये एक बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में क्षत्रिय के बारे में पूछा था, तो ये कहाँ यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में उल्लेखित अधन्य शब्द किसके लिए उल्लेखित है, जो आपका अधन्य शब्द है वो किसके लिए उल्लेखित है ऋग्वेद में, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा गाय, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अधन्य शब्द का पूर्ण रूप होगा नाम मानने योग्य पशु, ठीक है, इसका जो शाब्दिक अर्थ रूप होगा, तो ध्यान रखेंगे अधन्य जो है गाय के लिए उल्लेखित है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों समाहित हैं, तो कौन सा है जो कि गद्य और पद्य दोनों ही समाहित हैं, तो इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है इसमें आपके गद्य और पद्य दोनों ही समाहित हैं, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वेद में यज्ञों के विधि विधान का संकलन मिलता है, तो किस वेद में मिलता है विधि विधान का संकलन, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद। ध्यान रखेंगे वेदों में यज्ञों के विधि विधान का संकलन कहाँ पे मिलता है, यजुर्वेद में। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है, तो किस वेद में है बलिदान विधि का वर्णन, देखिए इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद में, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सामवेद। सामवेद जो है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है इस वेद को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, ठीक है। तो जनक माना जाता है सामवेद को संगीत का, ठीक है, भारत के का। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो साम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा गान, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो कौन सा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है ये जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। जो आपका ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो देखेंगे राइट आंसर अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है आपका ये सबसे बाद का वेद है। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे जो बाद में जो आया था तो अथर्ववेद आया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किस ग्रंथ में पाया जाता है? तो किस ग्रंथ में पाया जाता है भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पुराणों में। जो पुराणे थी इनमें आपके भारतीय इतिहास के क्रमबद्ध जो आपका विवरण है इतिहास का वो मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे पुराणों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है पुराणों की कुल संख्या? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 18। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सी है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मत्स्य पुराण। याद रखेंगे, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है किस वेद में जादू टोने का उल्लेख पाया जाता है? तो किस वेद में पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है इसमें जादू टोने का उल्लेख पाया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पुराणों में जुआ और शराब की भांति किसको पुरुषों का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है? तो किसको बताया गया है पुराणों में जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा रोग? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा स्त्री को। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रंथ में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है? तो किस ग्रंथ में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जातक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुनर्जन्म जो बुद्ध का हुआ था उसकी जो कथा है वहाँ पे उसका जो पुनर्जन्म के बारे में कहाँ पे लिखा गया है? तो जातक में ये लिखा गया है। याद रखेंगे, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अगला है किस ग्रंथ में बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है? तो किस ग्रंथ में बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हीनाइन द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ कथास्तु। देखिए इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन कवर होते हैं। देखिए किसने लिखी थी यह कथास्तु? हीनाइन। ठीक है, इसके लेखक थे हीनाइन, जो कि कथास्तु इसका पुस्तक का नाम है। और इसके जो बुद्ध का चरित्र है, जीवन चरित्र है, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस साहित्य को अगम के नाम से जाना जाता है? तो किस साहित्य को अगम के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जैन साहित्य को। ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम है उनको देख लेते हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इनके नाम से ये जाना जाते हैं चाणक्य, जो कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, इनके ये अन्य नाम है, पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जामों में, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटना को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कल्हण द्वारा। जो कल्हण एक रचनाकार थे, इनके द्वारा इतिहासकार थे। ये संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का कार्य इन्होंने किया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, किसके द्वारा लिखी गई है आपकी कल्हण पुस्तक जो है? राजतरंगिणी जो लिखी गई है आपके कल्हण द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होगा 8 तरंग। ठीक है, किसके द्वारा इतिहास के बारे में ये बताती है? तो ये पूछ रहा है इसमें कि कल्हण द्वारा राजतरंगी पुस्तक जो है आपकी ये किसके इतिहास के बारे में आपको बताती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कश्मीर के इतिहास के बारे में। कई बार एग्जामों में पूछा गया ये क्वेश्चन, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, कैसी लग रही है आपको सीरीज़? लाइक ज़रूर करें वीडियो को और कमेंट में आंसर जरूर बताएं। ठीक है, अरबों के सिंध विजय की वार्ता किस पुस्तक में उल्लेखित है? ठीक है, जो अरबों ने सिंध पर जब विजय किया था उसकी जो वार्ता है उसका जो उल्लेख है किस पुस्तक में आपको देखने को मिलता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अली अहमद द्वारा लिखित पुस्तक
चंचनामा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कई क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होता हैं। देखिए अली अहमद किसने लिखी थी ये चंचनामा? अली अहमद द्वारा। ठीक है, अली अहमद द्वारा लिखी गई थी। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चित पुस्तक है और इसमें जो अरबों के सिंध विजय की वार्ता इसके बारे में उल्लेखित है। ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन थी? ठीक है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम जो पुस्तक थी कौन सी थी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अष्टाध्यायी। जो अष्टाध्यायी थी ये संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक थी, जो कि व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक का नाम क्या था? तो देखिए अष्टाध्यायी जो पुस्तक लिखी थी किन्होंने लिखी थी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पाणिनि। ठीक है, याद रखेंगे, ये रचयिता थे अष्टाध्यायी पुस्तक के। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अष्टाध्यायी द्वारा लिखित पुस्तक पाणिनि किसके इतिहास के बारे में बताती है? जो पाणिनि पुस्तक है ये इतिहास के बारे में बताती है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, इस पुस्तक में मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, राइट आंसर आपका होगा कि ये आपके मौर्य काल के इतिहास के बारे में आपको बताती है। ठीक है, सीधा सीधा आंसर आपको देना है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस पुस्तक से ज्ञात होता है या किस पुस्तक में लिखा गया है? तो देखिए जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है किस पुस्तक में उल्लेखित है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कल्पसूत्र। जो कल्पसूत्र पुस्तक है इसमें आपके जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास आपको वर्णित मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम सारी PDF हैं वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।